हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस एमपीटेट की सीरीज में आपको मिलने वाला है मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers और फंक्शंस। डेफिनेशन का क्या मतलब है? ए हम डिनोट कर रहे हैं मैट्रिक्स को। इसमें हमारे पास क्या होता है, नंबर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं एज ए एलिमेंट। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं कि इसमें हमारे पास 2 कॉलम है और हमारे पास 3 रो है। सो पहला जो एलिमेंट है वो हम लिखते हैं पहला रो पहला कॉलम, तो A11 लिखते हैं। फिर पहला रो दूसरा कॉलम A12 लिखते हैं। फिर A21 A22 A31 A32 और हम लिखते हैं इसका ऑर्डर, जो कि हमारे पास होता है 3x2, मतलब कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो जो हमने ये लिखा हुआ है ये हमारे पास है एक्सपांड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये हमने डिटेल में एक्सपांड करके लिखा हुआ है। जहां पे हमारे पास ए आई जे है वो हमारे पास है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और रो इनटू कॉलम हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये तो हमारे पास हो गया एक्सपांड फॉर्म। इसका हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का हमारे पास एक होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म, मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां पे हमारे पास ए आई जे जो हो गया वो हो गया एलिमेंट और एम क्रॉस एन हो गया उसका ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम समझ गए। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है, देखिए ये कॉम्पैक्ट फॉर्म और जो एक्सपांड फॉर्म है हमारे पास मैट्रिक्स का, वो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गिवन है कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स whose element are given by aij equal to 1/2 mod of I minus 3j। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है कि जो मैट्रिक्स है वो कितने क्रॉस कितने की, हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है। सो मैट्रिक्स हमारे पास है 3x2 का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में कितना रो है, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो हम अगर इसको ऐसे देखें तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और रो कितने हैं, 3 हैं। तो एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास, 1 1, फिर 1 2, ये जगह 2 1 2 2 8 3 1 8 3 2। ठीक है, सो हमारे पास क्या होगा, जो आई है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास आई, मतलब जब हम लिखते हैं इसको तब भी हम क्या लिखते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम। तो रो हमारे पास क्या है, आई है, तो रोज हमारे पास कितनी है, 3 है। तो आई जो है वो हमारे पास क्या जाएगा, 1 से 3, और जो जे है वो हमारे पास क्या होगा, 1 से 2। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इसके एलिमेंट फाइंड करते हैं। हमारे पास A11 क्या होगा, A11 वो होगा हमारे पास 1/2 मोड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1। सो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, और मोड है तो 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। दूसरा हमारे पास आएगा A12, जो कि हमारे पास क्या आएगा, 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1/2 1 माइनस 6 आ जाएगा -5, और मोड की वजह से आ जाएगा 5, आ जाएगा 5/2। सिमिलरली हमारे पास A21 फाइंड कर सकते हैं, 1/2 2 माइनस 3 इंटू 1, जो क्या आएगा 1/2, और 2 माइनस
3 हो जाएगा -1, मोड की वजह से आ जाएगा 1, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2। सिमिलरली A22 फाइंड कर सकते हैं, आएगा 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 2 तो आ जाएगा 4 माइनस 6 दैट इज -4, और मोड की वजह से 4/2 तो आ जाएगा 2। अगेन हम फाइंड कर सकते हैं A31, जो कि हमारे पास क्या होगा 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 1 तो आ जाएगा हमारे पास 0। A32 ये हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2 तो आ जाएगा हमारे पास -6, मोड है तो 6/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2। ठीक है, सो हमारे पास मैट्रिक्स क्या मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगी A, पहला हमारे पास आएगा A11 रहेगा 1, A12 5/2, A21 1/2, A22 2 एंड A31 0 एंड A32 3/2। तो ये हमारे पास बन गई 3x2 का मैट्रिक्स। एक और हमारे पास कंसेप्ट है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, जो कि होता है हमारे पास नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपली मतलब जो ऑर्डर है उसका हमें आंसर लिख देना है, क्या जाएगा हमारे पास 6। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो कितने एलिमेंट है टोटल हमारे पास 6। तो अगर हमें आपसे पूछ रखा है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो सीधे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। जब भी हमारे पास किसी मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम कितना हो 1, जैसे कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है 0 √3 -1 1/2। सो ये हमारे पास क्या है 4x1 का मैट्रिक्स है। तो हमें पता है हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितने हैं 1, तो ये हमारे पास क्या हो गई कॉलम मैट्रिक्स हो गई। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो है 4 इंटू 1 दैट इज 4। अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स में हमारे पास A31 वाला एलिमेंट कौन सा है, तो हमें पता है जनरल फॉर्म से हम कैसे लिखते हैं, इसमें हमारे पास कॉलम 1 है और रो कितना है R1 R2 R3 R4। तो एलिमेंट कैसे आएंगे A11 A21 A31 और A41। तो यहाँ से हमारे पास 31 एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा -1। तो A31 एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा -1। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉप टाइप है रो मैट्रिक्स। सिमिलरली अभी हमने देखा कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम कितना होता है 1 होता है, तो रो मैट्रिक्स में रो कितना होगा 1 होगा। तो मान लो हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है -1/2 √5 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रो हो गई, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या हो गई 1x4 का मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो गए वो हमारे पास हो गए 1 इंटू 4 दैट इज 4। और हमारे पास इसका ऑर्डर 1x4 हो गया, क्योंकि इसमें एक रो है तो क्योंकि हम ये रो इंटू कॉलम लिखते हैं, तो ये हमारे पास एक रो है तो ये हमारे पास क्या हो गया रो मैट्रिक्स हो गया। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या आएगा BIJ 1x n। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया 1x n, एलिमेंट क्या हो गए BIJ, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम BCD, कुछ भी नाम दे सकते हैं जो भी हमें सूट करे। तीसरा हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जब भी हमारे पास किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए, मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स है अगर उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो वो हमारे पास क्या होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो ये एलिमेंट क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22। देखिए ऑर्डर में अगर आपको परेशानी आई रो क्या लिखना है कॉलम क्या लिखना है, तो जो लास्ट एलिमेंट है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका जो 2 क्रॉस 2 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 4। ये हमारे पास हर एक एलिमेंट का क्या हो गया, पोजीशन। और चूंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे कि हम ऑर्डर बोलते हैं मैट्रिक्स का कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है m क्रॉस n, तो सिंपली जब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम m क्रॉस m ना बोलते हुए क्या बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m ना बोल के हम सिंपली m बोल देते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा, a को हम डिनोट करते हैं aij, ये हमारे पास m क्रॉस m। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m स्क्वायर, a हमारे पास नोटेशन, aij हमारे पास एलिमेंट, और ये हमारे पास नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अभी तक हमने इतनी चीज देखी है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और कंसेप्ट है हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रमुख विकर्ण, ठीक है। तो जब भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करें, जैसे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का, तो सिंपली यहाँ क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट होगा, 1 हो सकता है, जैसे हमारे पास 2 हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, तो ये सब हमारे पास 1 क्रॉस 1 की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और 2 क्रॉस 2 की देखें तो 2 क्रॉस 2 की 2 0 -1 5, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ऐसे हमारे पास फंक्शन में अगर लिखूं तो x स्क्वायर 2x -1 x स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारे पास इस वाले डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, जैसे स्क्वायर में हमारे पास 2 विकर्ण होते हैं, तो जो ये वाला विकर्ण है इसके जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये जो है हमारे पास ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके लिए पहली चीज तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारे पास नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, वो क्या होने चाहिए, सारे 0 होने चाहिए। देखिए जैसे अभी मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इसके अलावा जो हमारे पास बचे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो जब भी हमारे पास किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो अगर हमारे पास 0 है, तो वो जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 हो गई। इसी प्रकार हमारे पास सी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, -1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसमें हमारे पास क्या है, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट है वो सब क्या है, हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, 3 क्रॉस 3 का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में ही स्केलर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ये सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आ रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास एक पहली शर्त है, ये क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अभी हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले ही 2 शर्तें हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, प्लस नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन उसके साथ में अगर एक और कंडीशन आ जाए कि सारे जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सेम हो जाए, मतलब कि इसको हम जनरलाइज में लिख सकते हैं, ए बी आई जे हमारे पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जब बी आई जे हमारे पास 0 होगा, जब i डज नॉट इक्वल टू j होगा, और बी आई जे
के होगा व्हेन आई इक्वल टू जे होगा। ये क्या लिख दिया, जैसे कि हम बात करते हैं 2x2 के मैट्रिक्स की, तो 2x2 के मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या आएगा, A11 A12 A21 A22। तो अभी हमने देखा था जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं हमारे पास ये वाले एलिमेंट, ये वाले विकर्ण वाले एलिमेंट, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा A11 A22, और अगर और ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स है तो मतलब AI जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, या फिर हम IJ लिख लेते हैं जब I इक्वल टू J हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो ये हमारे पास ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है ये क्या कह रही है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, और जो बाकी हमारे पास जगह है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल 2x2 की बात करें, 2x2 में जैसे ये हमारे पास लिखा है 5 प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या है, सेम एलिमेंट है, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। बाकी जो हमारे पास है वो क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2, तो नॉट इक्वल टू आई जे, आई और जे आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी I2 है और जे हमारे पास 1 है तो नॉट इक्वल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या होगा 2x2 की स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे अगर मैं 3x3 का एग्जांपल देखूं तो 3x3 का हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे पास सेम एंट्रीज हैं और बाकी जगह हमारे पास क्या है 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगी 3x3 की स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, स्केलर मैट्रिक्स जहां पे के जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा 1। जैसे कि 1x1 की बात करें तो 1x1 में तो एक ही एलिमेंट होता है जो कि खुद ही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है, तो ये हमारे पास हो गया 1x1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। फिर 2x2 की बात करें तो 2x2 में आई हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 आना चाहिए अदरवाइज 0, तो ये हमारे पास क्या होगा 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे 3x3 की हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 आना चाहिए अदरवाइज 0, तो ये हमारे पास क्या हो गई 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स ही है जहां पे k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो आपको कभी पूछ सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स व्हेन k इक्वल टू व्हाट, तो k इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, और इसको बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स। दोनों नाम है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1x1 एक एलिमेंट है तो 0, दूसरा 2x2 मतलब अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स के सारे एंट्री 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जैसे 3x3 की बात करें तो 3x3 में सारे एंट्रीज, कितनी एंट्रीज होंगी, A110 A120 A130 A210 220 230 A31 A32 और A33, सारे कुछ हमारे पास क्या है 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो गई जीरो मैट्रिक्स। और सिंपली जीरो मैट्रिक्स को हम O मैट्रिक्स से डिनोट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, n×n लिख दिया तो ये n×n का मैट्रिक्स हो गया, या फिर इसको सिंपली O भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अभी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी और टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे देन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे। देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है, जैसे सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है Aij एंड दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है B जिसको हम जनरली लिख रहे हैं Bij। सो ये हमारे पास इक्वल कब होंगी, पहली कंडीशन है दे आर ऑफ सेम ऑर्डर,
पहली चीज क्या है कि ए मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए का जो ऑर्डर है वो और जो बी का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज है हमारे पास कि each एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है कि जैसे ए अगर मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 और बी हमारे पास मैट्रिक्स है B11 B12 B21 और B22। अभी हमने बोला ऑर्डर सेम होना चाहिए, चलिए ये हमारे पास ऑर्डर सेम है। फिर इनको हम इक्वल कब कहेंगे, जब ईच एलिमेंट इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब A11 एंट्रीज जो है वो दूसरी मैट्रिक्स की सेम A11 एंट्री के बराबर हो। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, इफ मैट्रिक्स X Y Z A B C, ये हमारे पास कितने क्रॉस कितने के मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा C1 C2 हो जाएगा R1 R2 R3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ये हमारे पास बराबर है अगर -1.5 0 2 √6 3 and 2 के, ये तभी बराबर होगा when x is equal to -1.5, y is equal to 0, z is equal to 2, a is equal to √6, b is equal to 3 and c is equal to 2। इसका मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स को हम बराबर जब ही कहेंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसका क्या यूज है, सिंपली आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि इसका क्या यूज है, क्वेश्चन कैसे आता है। आपको दिया है फाइंड ए बी सी डी, जहां पे आपको दे रखा है 2a + b a - 2b 5c - d और 4c + 3d। ये एक मैट्रिक्स है जो कि बराबर है 4 - 3 11 24 के। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अभी हमने कहा कि कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, तो गिवन है कि बराबर है तो ऑर्डर बराबर है। लेकिन दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, वो क्या होगा 2a + b जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। दूसरा a - 2b है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5c - d है वो किसके बराबर होगा, 11 के। और 4c + 3d जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 24 के। देखिए ये a + b में हमारे पास इक्वेशन है, ये भी हमारे पास a और b में इक्वेशन है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके a b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 2a + b, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा +2 और माइनस करते हैं सॉरी -2 × a - 2b, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो 2a + b का वैल्यू हमारे पास 4 माइनस का 2, इसका वैल्यू हमारे पास -3, तो यहाँ से हम करेंगे तो आ जाएगा 2a + b माइनस का 2a माइनस माइनस +4b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 - 6 माइनस माइनस +6, तो यहाँ से हमारे पास 2a से 2a कैंसिल, 5b इक्वल टू 10, तो यहाँ से b इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया 2। सिमिलरली हम बाकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो बाकी वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा। a का वैल्यू हमारे पास आएगा 1, b का हम फाइंड कर चुके हैं 2, c का आएगा 3 और d का हमारे पास मिलेगा 4। तो इस तरह के जब भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो तो उसको सॉल्व करने के काम आता है ये कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन में हमारे पास पहला आएगा एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, जब पहली चीज तो उनका ऑर्डर सेम हो, या फिर इसको हम बोलते हैं सम ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सम ऑफ मैट्रिसेस। पहली बात तो ए को बी के साथ ऐड करने के लिए दोनों का जो है ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले फाइंड a प्लस बी व्हेन a इक्वल टू √3 1 - 1 2 3 0 और b इज इक्वल टू 2 √5 1 - 3 0। देखिए पहली चीज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये है C1 C2 C3, ये R1 R2, तो ये हमारे पास है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर सेम हो गया। तो चलिए हम इसका क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो a प्लस बी जो होगा वो हमारे पास डिफाइन होता है कंपोनेंट वाइज एडिशन। मतलब कि a11 एलिमेंट ऑफ a किसको साथ जोड़ेंगे, a11 एलिमेंट ऑफ b, मतलब √3 + 2। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, 1 + √5 -1 + 1, फिर 2 - 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर 3 + 3 की जगह 0 + 0। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a11 a12 a21 a22, ये कोई मैट्रिक्स है a जिसको हमें ऐड करना है b के साथ, b बराबर b11 b12 b21 b22। तो पहली कंडीशन है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, हाँ ठीक है। दूसरी कंडीशन, a प्लस b को हम लिखते हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन, मतलब a11 एलिमेंट b11 एलिमेंट के साथ ऐड होगा, a12 एलिमेंट b12 एलिमेंट के साथ ऐड होगा, 21 एलिमेंट जो है वो 21 एलिमेंट के साथ, और 22 एलिमेंट जो है वो b22 एलिमेंट के साथ। तो सेम वहां पे हमने क्या करा, यहाँ से a प्लस b हमें क्या मिला, 2 + √3 1 + √5 0 0 6 एंड 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a प्लस b। ठीक है, देखिए सिंपली हमें यही चीज याद रखनी है कि एडिशन में हमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो a प्लस बी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर, मतलब मैट्रिक्स में किसी स्केलर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है। तो वो हमारे पास क्या होगा, जब भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर का, जैसे हमारे पास a कोई मैट्रिक्स है aij जो कि m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर हमें किसी स्केलर या किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करना है तो ये जो हमारे पास है k a, ये एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो कि हमें मिलेगा k a i j m क्रॉस n। ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो k का मल्टीप्लाई है वो हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास मैट्रिक्स है 2 - 1 5 एंड 0, ये ए मैट्रिक्स है, और अगर हमें 2a मैट्रिक्स फाइंड करना है तो ये हमारे पास होगा 2 × 2 2 × -1 2 × 5 2 × 0। तो जो 2a मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या मिल जाएगी, 4 - 2 10 और 0। तो ये हमारे पास क्या गया, 2a। सिंपली एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अभी हमने एडिशन देखा था कि a प्लस बी को जब हम ऐड कर रहे थे तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना था, और जो कंपोनेंट वाइज ऐड हो रहे थे कि a11 जो है वो हमारे पास किसके साथ ऐड होगा, 11 एलिमेंट के साथ ही, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। तो सेम जो डिफरेंस है उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, a प्लस बी सॉरी a माइनस बी जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं a प्लस माइनस ऑफ b। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी का क्या मतलब है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन -1 से और ऐड करना है b से। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कि a माइनस बी जब हमें फाइंड करना है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कंपोनेंट वाइज डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। देखिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें सारी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, मतलब समझ आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, a is given as 1 2 3
2 3 1 और बी हमारे पास गिवन है 3 -1 3 -1 0 2। फाइंड करना है हमें, फाइंड 2a माइनस बी। देखिए सबसे पहले हम 2a फाइंड करते हैं, तो 2a फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 1 2 3 2 3 1, तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 6 4 6 2, ये हमारे पास क्या आ गया 2a। b हमारे पास क्या है, b है 3 -1 3 -1 0 2। हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब 2a माइनस बी, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये एक मैट्रिक्स हो गया, इसका डिफरेंस फाइंड करना है, इसका मतलब कंपोनेंट वाइज डिफरेंस फाइंड करना है, तो 2 -3 4 -1, नेक्स्ट क्या होगा 6 -3, फिर हो जाएगा 4 -1 6 -0 2 -2, तो यहाँ से हमारे पास 2a माइनस बी जो है वो क्या आएगा -1 माइनस माइनस प्लस 1 5 3 माइनस माइनस प्लस 1 5 6 एंड 0। तो यहाँ पे आपको सिंपली समझ आ गया होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो भी हमने अभी ऐड करना सीखा है मैट्रिक्स को, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जहां पे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको सिंपली बोल सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है कि हम मैट्रिक्स ए को बी में ऐड करें या फिर मैट्रिक्स बी को ए में ऐड करें, एक ही बात है। इसको हम अगर हम जनरलाइज तरीके से लिखें तो ए आई जे को हम बी आई जे के साथ ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है आई जे प्लस बी जे, कंपोनेंट वाइज ही ऐड कर रहे हैं, तो आप बी प्लस ए इसको क्या लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे, तो सिंपली ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी प्लस ए, तो ए प्लस बी हमारे पास किसके बराबर आ गया बी प्लस ए के, तो ये हमारे पास क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होता है कि आप पहले a प्लस बी को ऐड करें फिर उसमें c को ऐड करें, या फिर पहले b प्लस c को ऐड करें देन a को ऐड करें, ये हमारे पास क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। तो जो मैट्रिक्स एडिशन है वो भी हमारे पास क्या होता है एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तीसरा हमारे पास होता है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम खुद में ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए वही एलिमेंट दोबारा मिल जाए। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, तत्समक बोलते हैं इसको हिंदी में, कि उस एलिमेंट में अगर हम तत्समक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फिर से वही एलिमेंट मिलेगा। मतलब किसी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वही मैट्रिक्स मिलेगी, या फिर इसको 0 प्लस ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। तो मतलब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो हो गई वो क्या हो गई 0 हो गई, इसको क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स ए में हम क्या जोड़े कि हमें तत्समक मिल जाए। तो ए में अगर हम माइनस ऑफ ए जोड़ेंगे तो ए माइनस ए कंपोनेंट वाइज हम माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। तो जो हमारे पास माइनस ऑफ ए होता है वो हमारे पास क्या होता है एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, देखिए एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9, दूसरा हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1। देखिए
हमें क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। जैसे हम इक्वेशन दी रखी होती है और हम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं एक्स और वाई, सिंपली वैसे ही हमें यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करना है। दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि LHS LHS में ऐड होता है, RHS RHS में ऐड होता है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे, मतलब 1 इक्वेशन को हम 2 में ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, LHS x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 5209 प्लस 3630 माइनस 1। तो यहाँ से माइनस वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोनेंट वाइज एडिशन। तो 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 3 8, फिर 0 प्लस 0 0 एंड 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 1/2 से गुणा करने पर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1/2 8 8 0 8। अभी हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखी थी कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो हर कंपोनेंट में उसको मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 4 0 4। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू मिला, x का। तो x हमारे पास क्या आया, ये। सिंपली अगर हम y फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 2 0 9। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू रखते हैं 4 4 0 4 प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9। y को इधर रहने दीजिए, इसको उधर ले जाएंगे तो 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। माइनस भी हम क्या करते हैं, कंपोनेंट वाइज करते हैं। तो 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0 0 और 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू, ये हमारे पास क्या आ गया, y का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिसेस में टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, पहले तो इसका रूल देखते हैं। रूल हमारे पास क्या है, जब भी हमें किसी मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई करना है B मैट्रिक्स से, तो पहला हमारे पास शर्त क्या है कि A मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर होगा m क्रॉस n और B मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर होगा p क्रॉस r। तो हमें पता है ऑर्डर लिखते टाइम हम रो इनटू कॉलम लिखते हैं, यहाँ भी रो इनटू कॉलम लिखते हैं। तो अगर हमें ए बी फाइंड करना है, इसको ए क्रॉस बी की जगह सिंपली हम ए बी लिखते हैं। तो ए बी तभी फाइंड कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम, ए का नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो बी के नंबर ऑफ रो की। मतलब पहला मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है हमारे पास कि जो ए मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, सिंपली इसमें यही रूल है कि इसका हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास, सी हमारे पास गिवन है 1 माइनस 1 2 0 3 4। डी हमारे पास गिवन है 2 7 माइनस 1 1 5 माइनस 4। चलिए इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो ये C1 C2 C3, ये है R1 R2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, C1 C2 R1 R2 R3। तो ये 3 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। सो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। यहाँ नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है। तो ये हमारे पास आपस में बराबर है। इसका मतलब हम ए बी फाइंड
कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ कि ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए स्टार्टिंग से मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन हमारे पास है सी गिवन है, सी इक्वल टू 1 - 1 2 0 3 4, डी हमारे पास गिवन है 2 7 - 1 1 5 - 4। देखिए सिंपली सी और डी का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा, हम मान लेते हैं ए मिलेगा। अब ये ए मैट्रिक्स मिलेगा तो इसका हमारे पास कुछ ऑर्डर होगा, ये अभी हमने देखा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो जब भी हमारे पास ए m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, b n क्रॉस p का होना पड़ेगा, तब भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास सी मैट्रिक्स मिल रहा है तो उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है m क्रॉस p। सिंपली जो सेम है उसको हटा के m क्रॉस p लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 3 है इंटू हमारे पास 3 क्रॉस 2 है, तो जो सेम है उसको हटा के a का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या जाएगा 2 क्रॉस 2। तो हम मान लेते हैं कि ए हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो इसका एलिमेंट क्या आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। तो हम पता कैसे चलेगा कि ए 1 1 क्या है, तो ए 1 1 फाइंड करने के लिए हम इसी में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल भी समझ लेंगे। क्या है ए 1 1 मतलब पहला रो और पहला कॉलम। A11 का मतलब क्या है, पहला रो लेना है पहला कॉलम लेना है, तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब देखिए 1 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, प्लस -1 का मल्टीप्लाई करना है -1 में, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है 5 में। तो यहाँ से A11 हमारे पास क्या मिला 2 + 1 + 10, तो ये हमारे पास क्या मिला 13। तो मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन सी डी हमारे पास का पहला एलिमेंट क्या आएगा 13। दूसरा हमारे पास एलिमेंट क्या है 1 2। 1 2 का क्या मतलब है हमारे पास पहला रो और दूसरा कॉलम, फिर कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, प्लस -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 में। तो A12 यहाँ से हमें क्या मिलेगा 7 -1 माइनस का 6, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 8। ये हमारे पास क्या मिलेगा 7 - 9 दैट इज -2। तो A12 एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा -2। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं A21 का मतलब क्या है, A21 का मतलब है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। तो ये मिलेगा 0 - 3 + 5 को 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। तो हमारे पास A21 एलिमेंट क्या आ गया 17। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे A22 मतलब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 में, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 में। तो यहाँ से मिलेगा 0 + 3 -16, तो ये हमारे पास आ जाएगा -13। तो हमारे पास A22 एलिमेंट जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा -13, तो जाएगा -13। होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा। चलिए आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे पास। देखिए जैसे हमने बोला है कि ए बी हमारे पास एक्सिस्ट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास बी ए भी एक्सिस्ट करे, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन में ये चेक करना है कि जो नंबर ऑफ रो है ए का, नंबर ऑफ कॉलम है ए का, वो नंबर ऑफ रो ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, तब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तब भी हमारे पास ए बी एक्सिस्ट करेगा। ठीक है, सो हमें चेक करना पड़ेगा कि ए बी एक्सिस्ट कर रहा है तो बी ए भी एक्सिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम चेक करके ही बता सकते हैं। अगर हम
में दिया है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, ए गिवन है 1 - 2 3, बी गिवन है -4 2 5, बी हमारे पास गिवन है 2 3 4 5 2 1। तो ये हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो जब हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी हमारे पास क्या आएगा, ए बी का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। ए बी हमारे पास क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा, यहाँ से 3 सेम है, 3 सेम है, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो चलिए ये हम मान लेते हैं एग्जिस्ट करेगा। इसको हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, इसका हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है कंपोनेंट वाइज। तो हमारे पास 2 - 8 + 6 पहला एंट्री, फिर क्या आएगा 3 - 10 + 3 दूसरा एंट्री, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा हमारे पास -8 + 8 + 10, दूसरा जवाब आ जाएगा हमारे पास 2 एंट्री, माइनस का 12 + 10 + 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, जहाँ पे एंट्रीज हमारे पास क्या आई 0 -4 10 और ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। लेकिन इसी में हम देख सकते हैं कि जो बी ए है, बी ए तो बी का जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 2, और ए का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे हम क्या है, बी ए जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप बी ए पे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो बी ए है उसका ऑर्डर क्या है, बी ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है वो हमारे पास सेम या बराबर कब होंगी, पहली कंडीशन तो उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जैसे A11 B11 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ए बी और बी ए का तो ऑर्डर ही सेम नहीं आ रहा है, तो ये दोनों बराबर कैसे होंगी, इसका मतलब यहाँ पे ए बी और बी ए बराबर नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ से कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका मल्टीप्लिकेशन वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर दोनों साइड से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है तब भी हम नहीं कह सकते हैं कि वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, देखिए यह है जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स। क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स। देखिए ए हम मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 -1 0 2, बी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 5 0 0। देखिए जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 0 0 0। अभी आपको रूल बताया, आप फाइंड करके देखना। बी ए जो है वो हमारे पास क्या मिलेगा 3 0 0 0 -1 0 2। तो यहाँ से बी ए हमारे पास क्या आएगा 0 -3 + 10 7 0 0। देखिए पहली बात तो ए बी बी ए के बराबर नहीं आया ऑर्डर सेम होने के बाद भी। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि ए हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स थी। देखिए जीरो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब हर एक एलिमेंट जीरो, यहाँ पे कुछ एलिमेंट जीरो नहीं है तो ये हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो ए नॉन जीरो मैट्रिक्स था, बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स था, लेकिन फिर भी हमारे पास ए बी क्या आया जीरो मैट्रिक्स आया। इसका मतलब मैट्रिक्स में ये पॉसिबल है कि कोई भी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे वाले वीडियोस में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा बहुत सारी चीजें। देखिए
दूसरा हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, इसके पहले हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव तो हम देख चुके हैं, नॉट कम्यूटेटिव होती है, बताने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देती हूँ। पहला हमारे पास क्या है, नॉन कम्यूटेटिव। देखिए, किसी किसी केस में हमारे पास ए बी बी ए के बराबर आ सकता है, इसका मतलब हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर एक केस में हमारे पास ए बी बी ए के बराबर होगा, लेकिन इन जनरल हम कह सकते हैं कि ए बी और बी ए आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। दूसरा हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ है क्या है कि ए बी का मल्टीप्लाई करिए फिर सी का मल्टीप्लाई किए, या फिर पहले बी सी का मल्टीप्लाई किए फिर ए का मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही बात है। तीसरा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या है कि ए मैट्रिक्स है तो पहले एडिशन करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। ऐसे हम ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, आ जाएगा ए सी प्लस बी सी, मतलब सिंपली इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं कि डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो अगेन हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 3x3 का, तो आप किसी भी 3x3 के मैट्रिक्स में अगर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन वही मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए, इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या होता है, सिंपली अगर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है जैसे कि A11 A21 A12 A11 A12 A21 A22 A31 A32, मान लीजिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है कोई 3x2 का, तो इसका हम ट्रांसपोज, इसको A ट्रांसपोज लिखते हैं या फिर A डैश भी लिखते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, जो रो है हमारे पास, रो कौन सी है, ये वाली, ये हमारे पास रो है, तो इस रो को हमें क्या करना है, कॉलम में लिख देना है, A11 A12। सिंपली ये जो रो है इसको कॉलम में लिख देना है, A21 A22, ये आ जाएगा A31 A32। ये हमारे पास ऑर्डर क्या था, 3x2 का, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 3x2, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 12 13, ये हो जाएगा 21 22 23। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2x3 का मैट्रिक्स। इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है, पहली है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा, किसी कांस्टेंट या स्केलर का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या फिर बाद में मल्टीप्लाई करें ट्रांसपोज करने के बाद। तीसरा, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारे पास होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब एडिशन में हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करने पर रिवर्स हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक
एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, अगर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करें और अगर वो उस मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाए तब हम क्या कहेंगे, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपली हम इसको अगर लिखना चाहें ए आई जे के फॉर्म में, तो ए आई जे जो है वो हमारे पास ए जे आई के बराबर हो जाए फॉर ऑल आई और जे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इंप्लाई करेगा ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ए अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, रखी है 0 -1 -1 2, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, इंटरचेंज कर दो, 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। 0 -1 मतलब ये रो है, इसको कॉलम में लिखना है, तो 0 -1, ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में लिखना है -1 2। देखिए जब मैंने इंटरचेंज किया फिर भी ये 0 0 के बराबर है, -1 -1 के बराबर है, -1 -1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है। मतलब कि जो ए आई जे एंट्री है हम चेक कर सकते हैं वो ए जे आई के बराबर है। कैसे, देखिए ये A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। तो इस 2 क्रॉस 2 में हमें क्या चेक करना है, सिर्फ A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के। तो हम यहाँ A में देख सकते हैं कि A12 जो है वो A21 के बराबर है। तो अगर मैं ये सब फाइंड ना करूँ तब भी मैं सिंपली इसको देख के क्या बोल सकती हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगेन हमारे पास दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अगर ए मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे और हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करें और वो -ए के बराबर आ जाए, अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करें और वो -ए के बराबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसको एंट्रीज देख के बताना चाहें तो ए आई जे अगर -ए जे आई के बराबर हो तो वो हमारे पास क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 0 E F -E 0 G F -F -G 0। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। जैसे ये रो ऐसे लिखा है तो इसको हमें कॉलम में चेंज करना है। तो 0 E F -E 0 G -F -G 0। यहाँ से अगर मैं देखूँ -b मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, -f E 0 -g F G 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज मेरा -b के बराबर है। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या सी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि हमारे पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या मिलेगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या मिलेगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर हमारे पास ए, तो अगर मैं उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूंगी तब भी वो हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। तो जो ए है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज।
देखिए जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो फिर से मुझे ए ही मिलेगा। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए हमें गिवन है तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी हमने देखा कि ए अगर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आगे का कुछ टॉपिक बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।